आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। ये आपका टॉपिक रहेगा, ये आपका साइंस का ही एक टॉपिक है। तो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, क्योंकि साइंस में बहुत ज्यादा सिलेबस है और हमें कवर करना है, समय बहुत कम है। तो आप जैसे जैसे आपकी क्लास होती जाए तो उसका प्लीज शाम को क्लास के बाद एक रिवीजन जरूर करते जाइए। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन सब रेडी रखिए, अगर इन केस कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो पोषण, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हम खाना खाते हैं तो हम खाना क्यों खाते हैं, हमें उसकी ऐसी क्या नीड है कि हमको खाना खाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मतलब जैसे एक मशीन होती है ना, मशीन को हम ऑयल करते हैं तो मशीन एक अच्छे से फंक्शन करती है ना, उसका काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर को भी ना कुछ एक एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है इस खाने से। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम भोजन लेते हैं, फल सब्जियां दाल, जो भी हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, हमारी मांसपेशियां, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का विकास होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता बढ़ती है। जो हम खाते हैं तो उस पे जो भी हमको पोषक तत्व मिलते हैं उससे हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं ना, दवाइयां भी कम हो जाती हैं। और शारीरिक कार्यों का नियमन, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब बाहर तो जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो बढ़ ही रहा है, हम बड़े हो रहे हैं ना, दिमाग में वृद्धि हो रही है, मानसिक विकास हो रहा है, उसके अलावा बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चलती हैं। तो उस कार्य के लिए भी हमको भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसी से उसी से ही हमारे बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटीज है वो आगे होती हैं। और शरीर के तापमान का संतुलन, यानी कि हमारी बॉडी का जो एक टेम्परेचर है वो भी एक बैलेंस टेम्परेचर है, और उसको बैलेंस बनाने के लिए भी हमको खाने की जरूरत होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जो भोजन है वो हम सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, और वो हमको एनर्जी देता है। जो सोर्स है वो आप सभी जानते हैं, जैसे कि आलू है ना। आलू हमको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हमारे शारीरिक विकास के लिए, यानी कि जो हमारी मसल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, शरीर के विकास के लिए, बाल नाखून त्वचा के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलता है। फिर आता है फैट, यानी कि वसा, यानी कि जो हम तेल का कंजम्पशन करते हैं वो फैट के अंदर आता है, घी तेल ये सब चीजें, और ये भी हमको एनर्जी देता है। फिर आता है विटामिन, तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से विटामिन होते हैं, तो ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो कई तरीके के विटामिन होते हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो बहुत सारे विटामिन होते हैं और उनके सोर्स भी अलग अलग हैं। तो हमारे भोजन में इन सब का होना बहुत जरूरी है। मिनरल्स,
खनिज जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम। कहते हैं ना कि हड्डियां मजबूत होंगी तो कैल्शियम लो, बोलते होंगे आपकी मम्मी लोग भी बोलते होंगे, आपने आसपास से भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हड्डियां मजबूत किससे होती हैं? क्योंकि उनको कैल्शियम मिलता है दूध से। और वाटर, पानी, तो पानी तो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट है, और उसका जो मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस है और जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं उसमें वाटर का सबसे बड़ा रोल है, यानी कि पानी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। तो आपके एक संतुलित आहार में मतलब एक जो थाली होती है ना जिसे कहते हैं, आपके स्कूल में भी जो एमडीएम आता है, तो उन सब में भी इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये सब चीजें एक बच्चे के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, और सबकी एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहें और सिर्फ आलू आलू ही खाते रहें, दाल ना लें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल ही खाते रहें, क्योंकि कोई भी चीज अगर बॉडी में ज्यादा होगी तो भी नुकसानदायक है। तो ये सारी चीजें हमारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं। एक मिनट, मेरे सिस्टम। ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, देखो यहाँ पे आलू, गन्ना, चावल, ये सब आप पहले से जानते हैं। एक मिनट जरा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से हमको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। तो आलू तो सब जानते ही हैं, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, इन सब से हमको ऊर्जा मिलती है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में आ जाता है कि इन सब में से, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें से पूछ लिया गया कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वसा। तो वसा के कुछ पादप सोर्सेस, यानी कि जो पेड़ से मिलने वाले जो हमको वसा है, वो है मूंगफली, तिल, सरसों का तेल, ये सभी आप जानते हैं, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, है ना, इन सब का ये आप हमें पौधों से जो मिलता है वो है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी प्रकार का जो तेल का हम कंजम्पशन करते हैं वो सब फैट में ही आता है। और जंतु से जो हमें मिलता है, जैसे अंडे, मछली, दूध, मक्खन, घी, है ना, ये सब हमें जंतु से मिलते हैं। तो ये भी एक वसा के कुछ सोर्सेज हैं। ठीक है, नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आपकी बुक्स में ये सब है। प्रोटीन तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि प्रोटीन के जो सबसे अच्छा सोर्स आपकी दालें हैं, मटर, चना, ये सब आपके प्रोटीन के सोर्सेस हैं, और आपके खाने में इनका होना बहुत जरूरी है। ये जंतु स्रोत है, जैसे अंडे, मछली, दूध, पनीर, इन सब से भी हमको प्रोटीन मिलता है। ये विटामिन ए के कुछ सोर्सेज हैं, आपने सुना भी होगा, कुछ लोग बोलते भी हैं ना कि गाजर खूब खाया करो, इससे आंखें भी मजबूत होती हैं, है ना, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। तो ये कुछ विटामिन ए के सोर्सेज हैं, पपीता, दूध, गाजर, आम। विटामिन बी, गेहूं, चावल। ये विटामिन सी, कितनी भी जो खट्टी चीजें होती है ना, ये आपको पता पता होगा, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, ये जितनी भी जो खट्टी सी चीजें होती हैं वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो ये भी हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी का तो सबसे अच्छा सोर्स हमारा सूर्य का प्रकाश है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते भी होंगे कि जब सर्दियां होती है ना, तो सर्दियों की जो सुबह की धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए, ताकि उससे हमारी हड्डियों को विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है, इसकी कमी होती है, तो हड्डियों में दर्द होता है ना, जैसे जकड़न सी होती है, तो ये सब चीजें इसकी डेफिशिएंसी से होती हैं। तो डॉक्टर भी आपको कहता है कि भाई धूप में बैठो, तो सूर्य का प्रकाश इसका सबसे अच्छा सोर्स है। बाकी आपको विटामिन डी इन सब दूसरे माध्यम से भी मिलता है। और कैल्शियम, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। और बाकी चीजें आपके सामने है, अंडा, पनीर, पत्ता गोभी, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
जो हमें मतलब नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, मतलब हमें नेचर ने दिया है, हम उसी को कंज्यूम करें, नहीं तो फिर डॉक्टर हमको दवाइयाँ देगा। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस हैं। इसके अलावा पानी का सेवन हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ये हैं हमारे पोषक तत्व। अब हमने बात किया पोषण की, न्यूट्रिशन। तो अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे भोजन के घटक और पोषक, तो ये होता क्या है, पोषण होता क्या है ना। जब हम बात करने जा रहे हैं पौधों में पोषण, तो उसका मतलब क्या है। तो पोषण का बेटा मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं और उसको, जो हमारा शरीर ना उसको जो यूज करता है, हमारा शरीर, और किन किन कामों में यूज करता है शरीर को, वृद्धि में, उसके विकास में, उसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, जो हमें पोषक तत्व भोजन से मिलते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। तो मतलब एक संतुलित आहार जो हमें मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसका तापमान मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए, मानसिक विकास के लिए, और हमें बीमारियों से बचाने के लिए। तो ये जो उसकी उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम पोषण कहते हैं, है ना। जो हम खाना खाते हैं तो जो उसमें पोषक तत्व हैं, तो हमारा शरीर जो उन पोषक तत्वों का उपयोग करता है, और किन किन कामों के लिए करता है, एनर्जी के लिए, मानसिक विकास के लिए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, उन सब में इन सभी पोषक तत्वों का काम रहता है। तो इसी को हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक जनरल है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और पोषण मतलब सभी के लिए। अब आते हैं पोषण के प्रकार। तो ये चाहो तो लिख लेना, अभी हम आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पोषण के प्रकार, तो जैसे हम लोग सब जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, सुना भी होगा। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उनको उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है। और वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से या प्रकाश संश्लेषण से, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कक्षा 6 और 7 में ये दिया गया है। स्व और उस तरह के मतलब जो हरे पौधे हैं उनको स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। इसीलिए पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी कि उत्पादक। और जो भोजन बनाने की जो उनकी प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये सामने लिखा भी हुआ है, स्वपोषी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि स्वपोषी क्या है, या मतलब उसमें पता चलता है कि हरे पौधे कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं यहाँ पे। तो एक एक लाइन में देखो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, उस तरह से पढ़ना। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लास्ट क्लास में भी यही बोला था और आगे भी यही है कि जब भी पढ़ाई करो तो हर लाइन में से देखो कि क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। फिर आता है परपोषी। परपोषी यानी कि ये सभी जीव, मतलब हम आप, जो मतलब दूसरे हरे पेड़ पौधों पे या अन्य जीव जंतु पे जब हम निर्भर रहते हैं, तो वो कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। परपोषी सभी जीव, है ना, हम सभी जो हैं वो परपोषी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे या अन्य जीव जंतु जो भी मांसाहारी हैं, तो वो अन्य जीव जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं, तो उनको परपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो एक हो गया स्वपोषी, जिसमें हमारे हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और एक हो गया परपोषी, जिसमें सभी जीव जंतु आते हैं जो कि दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब परपोषी में भी देखो 3 तरीके की ये कैटेगरी है। शाकाहारी, तो शाकाहारी जैसे कि हमें पता ही है, आप लोगों ने सुना भी होगा और आपको मालूम भी होगा कि जो सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं ना। जो सिर्फ ये पेड़ पौधे खाते हैं वो सब शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं। और हम सब कंज्यूमर है, यानी कि हम उपभोग करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं, तो उसकी प्रथम वर्ग में शाकाहारी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि शाकाहारी को कौन से वर्ग में रखा गया है, क्योंकि देखो जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, और हम जो बाकी सभी जीव जंतु हैं वो कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर को, यानी कि जो कंज्यूमर को मतलब क्या कहेंगे, उपभोग जो करते हैं, मतलब जो में खाना हम दूसरों पर निर्भर है, तो उसकी पहली कैटेगरी यानी कि प्रथम वर्ग में शाकाहारी आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में आता है। फिर आता है मांसाहारी। मांसाहारी कौन से होते हैं? जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, और ये द्वितीय वर्ग में यानी कि सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। और फिर आता है सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों ही पौधे और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो वो आपका थर्ड मतलब तीसरे वर्ग में आता है। अब ये आपके एग्जाम्पल्स भी आपकी किताबों में दिए गए हैं। तो शाकाहारी का एग्जाम्पल आप सब जानते ही हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपकी गाय है, खरगोश है, ये सब आपके शाकाहारी के एग्जाम्पल हैं। और मांसाहारी में आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, जैसे शेर, चीता, ये सब जो जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, वो आपके मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी यानी कि जो दोनों पौधे और जीव जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं, वो आपके तीसरी कैटेगरी में आते हैं और उनको सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी में जैसे आप किताबों में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कौवा भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों ही खाते हैं। आप देखोगे कि ये लोग पौधे पे भी और जीव जंतु यानी कि मांसाहारी भी खाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। स्वपोषी, परपोषी, हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनको उत्पादक कहते हैं। उत्पादक क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं? वो प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परपोषी यानी कि वो सभी जीव, हम सभी जो जीव जंतु है जो दूसरे पर निर्भर यानी कि हरे पेड़ पौधों पर या फिर अन्य जीव जंतुओं पर जो निर्भर होते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें भी 3 कैटेगरीज हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये देख लेना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम प्रकाश संश्लेषण पर, कि मतलब अब जो हम कह रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो पेड़ पौधों का खाना बच्चा उनकी पत्तियों में बनता है। मतलब जो पत्तियां होती है ना पेड़ पौधों की, उनको किचन भी कहा जाता है पेड़ों की, या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जो खाना है वो पत्तियों में बनता है। ठीक है, अब पत्तियों में कैसे बनता है, देखो ये सामने एक चित्र दिया हुआ है, इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो भी रहा होगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। प्रकाश का मतलब, यहाँ पे हम सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं, ठीक है। और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि अब यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो रहा है? फूड का निर्माण, मतलब खाना बन रहा है ना, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, और ये होता किसकी मदद से है? क्लोरोफिल। जो पत्तियों का हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये एक हरा पिगमेंट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पत्तियों में हरा रंग किस वजह से होता है, या वो कौन सा हरा पिगमेंट है, तो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हुए प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको बाहरी एटमॉस्फेयर में मिलता है, वो वो पत्तियां उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसका भोजन का निर्माण होता है। और भोजन क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन इससे निकलता है। तो ऑक्सीजन तो बाहर की तरफ आता है ना, बोलते हैं ना कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वो मिलता कैसे है? वो हमें इसी प्रोसेस से मिलता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो रहा होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जो हमारे लिए हानिकारक है ना, वो पत्तियां उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी के साथ और सूर्य के प्रकाश में एक रिएक्शन होता है, और उसके बाद ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन तो बाहर हमें मिलने लगता है, तो वो हमें हमारे लिए यूजफुल होता है, और जो ग्लूकोज है पेड़ पौधे उसको अपनी वृद्धि में यूज करते हैं, वो उनका खाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल मतलब पत्तियों का जो हरा रंग है वो कैसे होता है। और अब इस थोड़ा सा इस फिगर को समझो तो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज मैंने ये भी लिखी है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनका उपयोग गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
ये जो पत्तियों में जो गैसेस का आदान प्रदान, कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बाहर से ले रहा है और ऑक्सीजन वो बाहर की तरफ दे रहा है। तो ये जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, ये होता है छोटे छोटे छेद जो पत्तियों में पाए जाते हैं। अगर आप कोई पत्ती लेना तो नीचे की तरफ देखना, जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो दिख भी जाते हैं, ठीक है, उनको हम स्टोमेटा या ये सूक्ष्म छिद्र कहते हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के समय में ये ओपन होते हैं और ये गैसेस का आदान प्रदान होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन वो बाहर की तरफ देता है, कि बाकी सभी जीव जंतुओं के लिए यूज होता है ना। ऑक्सीजन तो हम सभी के लिए जरूरी है। अब इस फिगर को थोड़ा सा देखो तो इससे समझ में आएगा कि मिट्टी में जो मतलब ये जो जल है या मिट्टी में जो भी उपस्थित खनिज है जो एक पेड़ पौधों के लिए चाहिए होता है, वो जो जड़ होती है वो जड़ उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। और तने के माध्यम से वो पत्तियों की वो ऊपर जाता है, पत्तियों में जाता है, और पत्तियों में फिर ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश में ये सारी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद हमको मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ग्लूकोज फिर तने के माध्यम से ही, पत्तियों और तने के माध्यम से फिर वो पूरे पेड़ पौधों को वो खाना पहुंचता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को अगर ध्यान से देखो तो देखो दिख रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो भी अंदर, जैसे वो तीर का निशान बना है, तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। और उसके बाद क्लोरोफिल ये पत्तियों में मौजूद ही होता है। कैसे? जो हरा पिगमेंट यानी कि जो पत्तियों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और इन सब की उपस्थिति में, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सूर्य के प्रकाश के साथ ये एक प्रक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। और उसके बाद ये देखो तने के माध्यम से ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, अलग अलग दिशा में देखो दिखा रहा है। तो यानी कि ये फिर बाकी पूरे पेड़ पौधे तक ये पहुंचता है। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें ये एक इसकी रिएक्शन इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। ये बच्चों याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, है ना, कि भाई क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, या ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो ये है C6H12O6, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं। या मतलब किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, तो हो सकता है उसमें 4 ऑप्शन दिए हों, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। या सूक्ष्म छिद्र जो पत्तियों में होते हैं जिसमें गैसेस का आदान प्रदान होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ये आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो खाना बनता है, इसीलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री या किचन भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि फूड मतलब पौधों में फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है। पत्तियों को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक। आगे चले, बहुत तेज तो नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था। और देखो इसी पन्ने पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। अभी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखना, जो नोट करना हो अपने वर्ड्स में नोट करते रहो। तो एक नोट बनाने की आदत भी डालो, तो अच्छा रहता है। उससे ये होता है कि जब लास्ट मोमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो फटाफट नोट्स देख लेते हैं, तो याद आ जाता है कि हाँ ये सब चीजें मैम ने बताई थी या क्लासेस में कभी डिस्कस हुई है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे। तो ग्लूकोज जो बनता है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जो पौधे होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो हमारी बॉडी में इतनी सारी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं, तो उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे भोजन में मौजूद ये पोषक तत्व यानी
न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमको ये सब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है ना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमको भी ऊर्जा मिलती है। नहीं तो अगर हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो हमें थकान महसूस होगी या किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी होगी और फिर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी ये ग्लूकोज जो बनता है, ये उनकी मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी था कि फूड स्टोर्ड इन स्टेम, तो जैसे खाना जो है वो तने में भी स्टोर्ड होता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू। तो बच्चों ये आपको पता भी होगा, छठी क्लास में या पांचवी छठी में पढ़ा भी होगा कि आलू एक तना है, ठीक है। और जो उसका जो आकार है वो ऐसे जो मतलब तना जो हम लोग फोटो में देखते हैं या किताबों में देखा है ना, वो एक ऐसा पिलर की तरह होता है। लेकिन पटाटो भी तना है क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर होता है, यानी कि जो उसमें फूड को खाना उसमें स्टोर होता है, इसीलिए उसका इस तरह से आकार होता है ना। तो इसीलिए पटाटो जो है वो एक स्टेम है, एक तना है। तो कभी अगर पूछ लिया जाए कहीं तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता है कि खाना जड़ों में भी स्टोर किया जाता है। तो कौन सी जड़ हम लोग खाते हैं, है ना, हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब बेटा जड़ है, ठीक है। और इसी तरीके से खाना फूलों में भी स्टोर होता है, और फूल गोभी नाम से ही है लग रहा है, तो ये हम फूल भी खाते हैं। तो मतलब सोचो पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं कि उसका हर एक पार्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। और फल तो हम खाते ही हैं, जो भी हमें सब्जी और ये सब मिलते हैं, है ना, आलू, ये टमाटर हो गया आपका, कुकुम्बर हो गया, ये सब फ्रूट्स हैं। तो जो ये सब हमें मिलते हैं ये भी खाना स्टोर ही होता है इसमें। और लीव्स, जो लीफी वेजिटेबल, जो पत्तियां हम लोग खाते हैं, तो पत्तियां तो हम लोग बहुत सारी खाते हैं, जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, ये सब चीजें जो हैं आपकी पत्तियां हैं जिनका हम सेवन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और उसका हर एक पार्ट हमारे लिए हेल्पफुल है ना। हमारे लिए हम उसका कंजम्पशन करते हैं, चाहे उसका तना हो या जड़ हो, फूल हो, पत्तियां हो, फल हो, हम सब कुछ खाते हैं, जिससे कि हमको वो जो पोषक तत्व है जो इससे पहले हमने स्लाइड में बात किया था वो सब हमको नेचर से मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा तना हम खाते हैं या कौन सी जड़ हम खाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, तो हम लोगों ने बात करी पोषण की, कि पोषण क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, न्यूट्रिशन की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, पौधों में पोषण की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें और कैसे जो स्वपोषी यानी कि हरे पेड़ पौधों को हम स्वपोषी यानी कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। और किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, फोटोसिंथेसिस, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा। और परपोषी यानी कि बाकी जो सभी जीव जंतु जो हरे ये पेड़ पौधों पे या दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर रहते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। और पोषण क्या है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पोषण कहते हैं। यानी कि जो भोजन में हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, और उसमें जो भी हमें अलग अलग ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हमारी बॉडी यूज करती है। और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है, अंग हैं जो काम करते हैं, वो उसी ऊर्जा से काम करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। तो ये होता है पोषण। और अभी हम लोगों ने बात किया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, इसके बारे में बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और कैसे ये पत्तियों में होता है। पत्तियों को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं या किचन भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। और कैसे उसमें खाना बनता है, क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों का हरा रंग जिस पिगमेंट की वजह से होता है वो हरा पिगमेंट क्लोरोफिल कहलाता है। कौन सी गैस पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस हमको प्रकाश संश्लेषण के बाद मिलती है, तो ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पत्तियों के भाग पर।
तो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो अब आगे हम आते हैं पत्तियों के भाग पे। कोशिश की है मैंने कि थोड़ा जितना ज्यादा कवर हो जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने देखा था बहुत सारा है, इसी न्यूट्रिशन में ही बताने के लिए भी बहुत सारा था। बट ठीक है, जो रिलेट करके जितना हम कवर कर सकते हैं कोशिश कर रही हूँ मैं कि उतना कवर हो जाए, ठीक है। तो ये है पत्तियों का भाग। तो ये आप लोगों की किताबों में भी दिया गया है। ये तो एक फिगर मैंने अभी कहीं से ली थी किसी किताब से। पत्तियों का भाग, तो जैसे पत्तियां आप देखते हो तो उसके भी अलग अलग भाग होते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है। तो पहले तो उसको समझ लो कि ये जो जैसे तना है ना, स्टेम, तना। अब तना से जिस हिस्से से पत्ती जुड़ी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्णाधार, ठीक है। लीफ बेस है ना, ये जो जहां से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। डायग्राम को पहले समझो, ये तना है और तने से जहां से वो जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं लीफ बेस। और जो मतलब तने से जो ये पत्ती का जो ये चपटा भाग होता है, ये जिससे जुड़ा होता है, ये जो डंठल है ना, ये जो डंठल है इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत या पिटियोल, ठीक है। ये पिटियोल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लेना। जैसे कि डायग्राम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अपनी कॉपी में ड्रॉ करो और तब उसके पार्ट्स लिखो, तो ज्यादा बेटर, अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो तना, तना से जिस हिस्से से वो पत्ती जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पर्णाधार। और जो डंठल, जो ये पत्ती के जो फ्लैट पार्ट को यानी कि चपटे पार्ट को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं पिटियोल। और ये जो चपटा पार्ट है, मतलब यहाँ से जो ये पिटियोल का जो ये कॉर्नर है और पत्तियों का जो टिप, उतने हिस्से को हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। इतने हिस्से को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसकी नोक है यहाँ तक, टिप तक, हम इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड यानी कि पर्ण फलक। और ये जो चिकना वाला हिस्सा होता है ना पत्ती का, ऊपर वाला जो चिकना चिकना हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लैमिना यानी कि पर्ण तट। ये थोड़ा फिगर में जो मुझे किसी किसी किताब में एक्चुअली बच्चों देखोगे कि लैमिना और लीफ ब्लेड एक ही चीज होती है, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा अंतर है। मतलब ये जो ऊपर का जो चपटा जो चिकना पार्ट होता है उसको हम लैमिना कहते हैं, पर्ण तट। और ये जो यहाँ से लेके पूरा टिप तक का जो पार्ट है वो लीफ ब्लेड है, तो पर्ण फलक, ठीक है। थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो कई कई बुक्स में आप देखोगे कि लैमिना और लीफ ब्लेड एक ही चीज दिखा रखा है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, बट आप अपनी किताब के हिसाब से चलिएगा। और ये जो बीच में जो एक लाइन जा रही है टिप तक, इसको हम बोलते हैं मिडरिप या मध्य शिरा। और ये जो ऐसे बीच में ना, हम लोग जब पत्तियों का डायग्राम बनाते हैं तो हम अक्सर पत्तियों को ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो जैसे ये पत्ती बनाई और इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे बनाते हैं पत्तियों को, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन ये हम ऐसे क्यों बनाते हैं, तो ये वेन्स हैं, जैसे हम लोगों के शरीर में वेन्स होती है ना, दिखती हैं हम लोगों को, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये वेन्स हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे जो खाना जो बनता है वो पत्तियों तक और पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये वेन्स हैं। तो ये आप इस डायग्राम को पहले समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम लोग देखना, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये सब दिखाई देगा, ठीक है। तो लीफ का पार्ट समझ में आ गया। जब भी बचपन से जो चीज हम लोग ड्रॉ करते आए हैं तो उसको जानने की जरूरत है कि ऐसे क्यों करते आए हैं, है ना। पत्तियां बनाते तो हैं, ऐसे बनाते हैं और उसमें इस तरह से लाइन दिखाते हैं, तो अब याद रहेगा कि जो बीच में एक लाइन होती है उसको मिडरिप यानी कि मध्य शिरा कहते हैं। और ये जो हम साइड में ऐसे कट्स, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, इसको वेन कहते हैं यानी कि शिरा कहते हैं, ठीक। तो ये जल्दी से इसको फिर से एक बार कर लेते हैं कि जो तने के जिस हिस्से से पत्ती जुड़ी होती है उसको लीफ बेस या पर्णाधार कहते हैं। जो डंठल, ये जो बीच में जो रहता है, मतलब पत्ती के इस चपटे पार्ट का, और ये जो तने से जो बीच का जो हिस्सा है उसको पिटियोल या पर्णग्रंथ कहते हैं। ये जो चिकना हिस्सा है पत्ती का, जो चपटा और चिकना, आगे चिकना हिस्सा होता है, इसको लैमिना कहते हैं, पर्ण फलक। और ये यहाँ से लेके टिप तक का जो पार्ट है
है ना, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, पर्णफलक। लैमिना को पर्णतट कहते हैं। दोनों लगभग सेम ही है। और उसके बाद ये जो बीच में जो एक लाइन जा रही है, मिडरिप, और ये वेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पत्तियों के अलग अलग भाग हैं, और ये बच्चों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और सबका फंक्शंस भी पता होना चाहिए कि तने का क्या फंक्शन है, पर्णाधार क्या होता है ना। ये पत्ती को तने से जोड़ता है। पिटियोल क्या होता है, ये वो एक डंठल मतलब एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है। मिड रेप, ये जो बीच में जो लाइन जा रही है, इसका क्या मतलब, ये किस लिए होता है, तो ये एक लीफ को एक बेस प्रोवाइड, मतलब जैसे स्पाइन, जैसे हम लोगों की स्पाइन होती है ना, तो उस तरीके से लीफ को भी एक स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो फिर लीफ का एक बेस नहीं बनेगा, है ना। हल्की सी होती है, उसको बेस मिलता है। और वेन्स का भी वही काम होता है कि लीफ को एक स्ट्रक्चर देता है, और उसके अलावा वेन्स के माध्यम से जो खाना बनता है वो पौधे के दूसरे हिस्से में जाता है, लीफ में जाता है। तो वेन्स का वो काम होता है। जैसे हमारे शरीर में वेन्स में जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, ऐसे ही समझ लो पत्तियों में भी होता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए इनका फंक्शंस क्या है। यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चले। ठीक है। कोई पार्ट अगर दोबारा बताना हो तो प्लीज मुझे बता देना, सो दैट आई, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन मैंने देखे थे इस पे, तो ये आपका तना है, और ये पूछ सकते हैं मतलब स्टेम के पार्ट्स जो होते हैं तना के। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये जो आपके नोड, मतलब जो ये ऐसे ना, जो एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसे गांठ जैसा होता है, उसको नोड कहते हैं या पर्व संधि कहते हैं। और जैसे दो जैसे गांठें उसके बीच का जो हिस्सा है उसको इंटरनोड या पर्व कहते हैं। अब ये गन्ने को बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने किताबों में दिया, तो मैंने भी यही वाला किताब से ही ले लिया। गन्ना आपने देखा ही होगा, तो गन्ने में ना जैसे वो बीच में जैसे एक गांठ नॉट लाइक के, मतलब नॉट सी बनी होती है, गांठ जैसी होती है, और दो जैसे गांठें हैं, तो उसके बीच के हिस्से को हम पर्व कहते हैं, इंटरनोड। और वो उन गांठों को बोलते हैं पर्व संधि, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि तने के जो हिस्से होते हैं, ठीक। ये आपकी किताब का ही चित्र है, शायद मेरे ख्याल से क्लास 6 की बुक में ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि पोषण क्या है। मैं एक बार फिर फटाफट बस इसको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने भोजन की आवश्यकता के बारे में डिस्कस किया था कि भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो भोजन हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के विकास में जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शारीरिक कार्यों के नियमन में सहायक है, और शरीर के तापमान को भी मेंटेन रखता है। तो ये सभी मतलब शरीर के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद जो भोजन के घटक यानी कि जो उसके पोषक तत्व जिनको न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, वो कौन से होते हैं और उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, वो भी हम लोगों ने एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट हमें किन से मिलता है, वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ना, जीव जंतु से और पौधों से। प्रोटीन के जो हमको पेड़ों से जो प्रोटीन मिलता है, और जीव जंतु से जो हमें प्रोटीन मिलता है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे शेयर कर लिया। विटामिन डी, एक सेकेंड जरा। विटामिन डी का सोर्सेज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और बाकी आपके सामने है कैल्शियम के कुछ सोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में आपको बताया था। जब भी हम मतलब न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये जानना ही जरूरी है कि पोषण होता क्या है ना। फिर पोषण के प्रकार, स्वपोषी यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे उत्पादक होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और परपोषी यानी कि सभी जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं,
मतलब ये हरे पेड़ पौधों पर या अन्य जीव जंतुओं पर, उनको परपोषी कहते हैं, जिसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, और ये तीनों की कैटेगरीज भी आपको पता होनी चाहिए। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग में ये होते हैं, और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने बात किया था। जैसे शाकाहारी में आपका गाय आ गया, मांसाहारी में आपका शेर, सर्वाहारी में कौवा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हमने विस्तार से जाना। ये इक्वेशन जो नीचे दी गई है बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए, तो इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, कि 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, H2O आपका वाटर का सूत्र है, और ये जो एनर्जी की यहाँ पे बात की गई है, ये आपकी सनलाइट है ना, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमको मिलता है। ठीक है, और जो पत्तियों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। और ये भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें ग्लूकोज का जो प्रयोग है पौधे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं। और नहीं, में 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा तना हम खाते हैं, कौन सी जड़ हम खाते हैं, कौन सा फ्लावर हम कंज्यूम करते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, और हम लोगों ने फिर पत्तियों के भाग को समझा था कि इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। और इसको डायग्राम को चाहो तो अपनी कॉपी में बना लेना, और ये जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं इनको अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। लास्ट मोमेंट में सिर्फ आपके वो नोट्स ही काम आते हैं। और ये आपके तना के कुछ पार्ट्स थे, तो जो आपकी बुक्स में दिए गए थे, तो ये मैंने आपकी किताब से ही लिया है। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स पे आ जाते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सैप्रोफाइट्स, है ना। सैप्रोफाइट्स बेटा वो होते हैं जो ये आपके जो डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मरे हुए जो जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि आपका मशरूम, है ना। मशरूम ये तो आप जानते ही होंगे, मशरूम तो आपने देखा ही होगा। तो ये भी एक तरीके का सैप्रोफाइट्स ही है। और ये देखो, एक चित्र मैंने बनाया है, जब ब्रेड बहुत पुरानी हो जाती है तो आप लोगों ने उस पे ऐसा हरा हरा देखा होगा, है ना। कभी जानने की कोशिश की है कि ये क्या होता है ना। कभी जानने की कोशिश की है, तो ये एक तरीके का फंगस होता है, जब वो यानी कि मृतोपजीवी पोषण पे ही आता है। ठीक है, ये कभी देखना, कभी जैसे ब्रेड पुरानी हो जाती है तो वो हरी हरी होने लगती है। और मशरूम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, इसे छतरी की तरह से होता है। और ये जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म या डेड प्लांट्स, उस पर ये सरवाइव करता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पुरानी लकड़ियों पर भी ये उगता है ना। तो ये मशरूम भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और मशरूम बच्चों प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है, मतलब प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मशरूम का सेवन करना चाहिए, इसीलिए अब ये मशरूम जो है ना, आर्टिफिशियली भी इसको मतलब उगाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। तो रिच इन प्रोटीन है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एक अच्छा जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो मशरूम एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, एंड चलिए, तो ये हो गया। ये आपकी किताबों में 2-3 एग्जाम्पल्स इसमें दिए थे, मशरूम ही इसमें किया गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जिनको पढ़ सकते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स यानी कि परजीवी पौधे। तो पैरासिटिक प्लांट्स जैसे बच्चों तुमने कभी देखा होगा किसी पेड़ पौधों में, ऐसे ऐसे है ना, हल्के हल्के से कुछ ये डैंगलर जैसे कुछ दिखते होंगे, से पतली पतली सी बड़ी हल्की हल्की सी तने होती है जो पेड़ को पूरे लपेटे रहती हैं, ऐसे जाल सा बना लेती हैं, है ना। कहीं ना
कहीं तो इस तरह से देखा होगा, मतलब ऐसा पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो पूरे पेड़ को कवर कर लेता है, और बड़ी हल्की हल्की सी पतली पतली सी तने जैसी होती है, बड़ा जाल सा बना लेती है। ऐसे पौधे को हम पैरासिटिक प्लांट्स यानी कि परजीवी पौधे कहते हैं। ये दूसरे पौधे पर अपने पोषक तत्वों के लिए निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवित पौधे पर, है ना। तो जिस पर ये निर्भर रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है इसको होस्टोरिया कहते हैं। जो ये जो उन्होंने ऐसे पतली पतली सी जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चित्र मुझे नेट से मिला था तो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने गांव में देखा होगा। मैंने देखा है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग भी इसको समझ पा रहे होंगे। इसी को हम होस्टेरिया, मतलब इसको होस्टेरिया बोलते हैं, होस्टोरिया, ठीक है। जिससे कि वो अपना जो पोषण है वो दूसरे जीवित पौधों से ले पाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ तो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं जिनको टोटल पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कसकटा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ आंशिक रूप से ही दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको कहते हैं पार्शियल पैरासाइट, यानी कि अर्ध परजीवी, जिसमें आपका सैंडल प्लांट आता है, ठीक है। ये हो गया आपका परजीवी पौधे, और इसके ये दो एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना। और ये जो स्ट्रक्चर येलो कलर का आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरिया। ये शायद आपकी किताबों में हाँ दिया है हॉस्टोरिया। इसको सकिंग ऑर्गन कहते हैं। ये एक तरीके से जड़ ही होती है जो पोषक तत्व दूसरे जीवित पौधों से लेने के लिए ये प्लांट इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जो जिस जीवित पौधे पर ये अपने आप को इस तरह से बढ़ाता चलता है, आप देखोगे तो ये ऐसे लपेट लेता है पूरे पेड़ को, ठीक है। इस तरह के पौधे को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, परजीवी पौधे, ठीक है। ये चित्र आपको दिख जाएगा भी, कभी निकलो गाँव में दिख जाएगा, मैंने भी कहीं देखा है, कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। अब आता है सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सहजीवी पौधे जैसे कि जो मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि ये जो आपके चना सेम, जो इनकी जड़ों में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ये चना सेम इस तरह की जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है। और इसका काम जो होता है वो जो भी आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, मतलब पेड़ों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की भी बहुत आवश्यकता होती है, और ये नाइट्रोजन उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से, जिसको ये वाले बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है उस नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं, और इन बैक्टीरिया को क्योंकि सरवाइव करना होता है तो ये इनकी जड़ों में रहते हैं, इन पौधों की जड़ों में। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक प्लांट यानी कि सहजीवी पौधे का, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो कैसे होती है। प्लांट्स को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस तरह के संबंध में जहाँ पे ये मतलब दो तरीके के जीव जो एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी कि सहजीवन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है जो आपका ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो आपका इनकी जड़ों में मिलता है, और प्लांट को बढ़ने के लिए जो नाइट्रोजन है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो हमको मिलता है, ठीक है। और उसके बदले क्या होता है, ये इनकी जड़ों में ये रहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को रहने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो वो इनकी जड़ों में रहते हैं। तो इस तरीके से दो तरह के जीव जब एक साथ मिलकर बढ़ते हैं तो इस तरह के पौधों को सहजीवी पौधे, और इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रकार के संबंध को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये आपका शैवाल और कवक, तो आपके इसमें एक एग्जाम्पल लाइकेन का दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन राइजोबियम से आप रिलेट कर पाएंगे, या आप बैक्टीरिया जानते भी हैं कि प्लांट को जो भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया उसकी पूर्ति करता है, जो हमें वायुमंडल में, जो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आते हैं कीटभक्षी पौधे, इनके बारे में भी आपने सुना होगा कि कुछ पौधे जो है वो कीट इंसेक्ट्स को भी खाते हैं,
तो ये जो पौधे होते हैं ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है ना। मतलब जैसे अब नाइट्रोजन की जरूरत है हमको, और पौधे को बढ़ने के लिए, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी जगह पे ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। और ये एक फोटो आपकी किताब में भी दिया था। इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये पौधे कीट को भी खाते हैं, ठीक है। और ये जो एक पौधा है इसको पिचर प्लांट कहते हैं। कभी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि कीट भक्षी पौधे का नाम बताओ। मतलब जीके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो पिक्चर प्लांट है, और इसकी फोटो, इसको ऐसे समझो, पिक्चर जो होता है ना वो जैसे घड़े का जैसे स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर मतलब जैसे घड़े जैसे स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे बाल होते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट इसके पास से गुजरता है या अंदर जाता है तो वो उसके बालों में फंस जाता है, और ऊपर ये जो पत्ती दिख रही है ये एक ढक्कन की तरह होती है, और ये बंद हो जाती है। और फिर उसके बाद वो उस इंसेक्ट में से जो भी इंपॉर्टेंट जूसेस वगैरह है जो उसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है वो उससे ले लेता है, ठीक है। तो इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। ये फोटो पिक्चर प्लांट की है, और ये आपकी किताब में भी दिया गया था। इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। और ये आपको मिलता कहाँ है, ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि गारो खासी हिल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल इनमें भी होता है, मतलब ये अपना खाना भी बनाते हैं, बट नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जो है वो कीट का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ और चीजें जानी। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मशरूम है। और मशरूम बच्चों प्रोटीन में हाईली रिच होता है, इसलिए अभी आर्टिफिशियली इसको भी अब ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद पैरासिटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे, जो इस तरह का जो येलो कलर का ये जो जड़ जैसे ना जो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं जाल जैसा, इसको हॉस्टोरिया कहते हैं। ये जो भी पोषक तत्व हैं दूसरे जीवित पौधे से लेने में ये सहायक होता है, ठीक है। और जो पौधे पूरी तरह निर्भर होते हैं वो टोटल पैरासाइट्स या होलो पैरासाइट होते हैं, और जो आंशिक रूप से अपने होस्ट पर यानी कि पोषी पर मतलब निर्भर होते हैं उनको अर्ध परजीवी या पार्शियल पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, ये डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं, उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी पौधे, यानी कि जब दो जीव एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको हम सहजीवी पौधे या और इस प्रकार के जो संबंध को हम सिम्बाइसिस कहते हैं। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने राइजोबियम बैक्टीरिया का देखा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपके ये चना सेम इनकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है। और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए उसको बढ़ने में बहुत सहायक होता है, और उसके बदले ये उनकी जड़ों में रहते हैं। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिसमें आपके ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, है ना। और ये बिचर प्लांट का एक फोटो है, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के पौधे कीट का सेवन करते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना भी स्वयं बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये कीट का सेवन करते हैं। और ये प्लांट जो है आपको ये गारो खासी हिल्स में पाया जाता है। ये जीके का क्वेश्चन था तो मैंने इसको स्लाइड में रख दिया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं, बस जल्दी से एक रिविजन कर लेते हैं। ये आपकी जो किताब थी उसमें ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने टिक मार्क किए थे, तो मैंने कोशिश की है कि ये सब इसमें कवर हो जाए। तो जल्दी से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें ये था कि तने में निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टेम के वो स्ट्रक्चर बताया था, तने के जो पार्ट बताए थे, है ना, जिसमें गन्ने का एग्जाम्पल दिया गया था, जिसमें वो जो गांठ नॉट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना जहाँ पे नॉट जैसी चीज होती है उसको पर्व संधि कहते हैं, और दो नॉट के बीच के जो हिस्से को पर्व यानी कि इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना। पौधे का अंक जो शाखाओं पत्तियों फूल फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा सबका आपस में संबंध स्थापित करता है उसको तना कहते हैं। तो ठीक है, तना यानी कि स्टेम।
पौधे का अंग जो जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है, तना। तो जो तना है उसका काम क्या है, जो आपका जल और जो खनिज पदार्थ जो आपको जड़ से मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे पार्ट्स तक, यानी कि पौधे के जो दूसरे अंग है वहां तक पहुंचाने का काम करता है, वो काम है तना। और तना जो है एक स्ट्रक्चर भी देता है आपके पौधे को। पौधे का अंग जो जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन करता है, तना। पौधों में पत्तियों का क्या कार्य होता है, पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, भोजन निर्माण का कार्य जो है वो पत्तियों में ही होता है। और किस प्रोसेस के माध्यम से होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। ठीक है। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था, पर्णाधार यानी कि लीफ बेस जिसको हम बोलते हैं। तो पत्ती का जो भाग हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसमें ये सब चीजें कवर कर दी है मैंने। जब इसको रिलेट करोगे तो आराम से अब समझ में आ जाएगा, है ना। तो तने से जो जिस भाग से पत्ती लगी होती है उसको पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग जो होता है, जो ऊपर का चपटा भाग होता है उसको पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच में जो डंठल जैसा हम लोगों ने देखा था ना, वो क्या कहलाता है, पर्णवृंत यानी कि पिटियोल कहलाता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वे पौधे जिनकी पत्तियों में पर्णवृंत नहीं होता है ना, यानी कि पिटियोल नहीं होता, वो मक्का, गेहूं, धान तथा दूब घास आदि। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो नीचे यहाँ पे है ये पत्ती के मुख्य भाग, जो तीन मुख्य भाग है वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे था वो पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्वपोषी है ना, जिनको उत्पादक भी कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और इसका जो इक्वेशन थी वो भी आप लोगों को याद करनी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो वो इक्वेशन जो आपको दी थी वो पूरा उसको प्लीज याद कर लेना और उसके सूत्र को भी अच्छे से याद कर लेना। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या था, CO2। मिट्टी से जल और खनिज लेकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आपको याद करना है। जंतुओं, अच्छा यहाँ पे, हाँ ये जंतुओं का विभाजित किया गया है। तो ये 3 वर्ग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो वे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी है ना, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। के वर्गीकरण वर्ग क्रमांक में रखा गया है, तो ये प्रथम वर्ग में रखा गया है। शाकाहारी जंतुओं के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर उसके बाद वे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और इसको दूसरे वर्ग में रखा गया है। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। और नीचे जो था ये शायद इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं, और इसको तीसरे वर्ग में रखा गया है। तो ये आपकी किताब के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इस पीपीटी के थ्रू कवर करने की कोशिश की है, और इसका PDF मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बट अपने भी बच्चों एक नोट्स बनाने की कोशिश करो, ताकि लास्ट मोमेंट जब हम लोग एग्जाम देने चाहें तो सिर्फ हम लोग बस ऊपर ऊपर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार देख ले। तो आई होप अगर कोई चीज मुझे दोबारा बतानी हो तो एक बार बता दें। टाइम भी हो गया है और बच्चे भी काफी बाय बाय कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, देन आई विल रैप अप, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाय।